मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है वो 4 तरह के पुरुषार्थ सिद्धि है। उसमें पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये मनुष्य के प्राप्तव्य है। इसीलिए मनुष्य को पुरुषार्थी कहा गया कि तुम्हारे में पुरुषार्थ हो तो तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। मैं अपने गाँव आता हूँ और मेरे यहाँ मेरे परिवार की एक बच्ची से मुलाकात होती है। वो कहती है कि आपको भाई साहब, भैया, आपको तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छे अवसर मिले कि आप इतनी पढ़ाई पूरी कर सके। हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हमारे लिए कोई स्कूल भी नहीं है। यदि प्रश्न मेरे जैसे व्यक्ति से कोई करता है कि आपने पढ़ लिख करके जो ज्ञानार्जन किया है उसको आपका दायित्व ज़्यादा बनता है कि आप हमारे जैसे लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करें। हमारा गांव का क्षेत्र ये बहुत अति पिछड़ा एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई बहुत अच्छा विद्यालय नहीं था। मेरा सौभाग्य था, मेरे परिवार का कुछ योगदान था कि मैंने कक्षा 5 पास करने के बाद सारी शिक्षा हमारा जो ज़िला महोबा है उस वहाँ के शिशु मंदिर से, विद्या मंदिर से मैंने प्राप्त की और मेरी इंटरमीडिएट पढ़ाई जो है महोबा में ही हुई। मैं 12वीं करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। वहाँ पे मैंने अपनी स्नातक और स्नातक शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई मेरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी हुई। इस पीरियड में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे गांव का बचपन अपना याद आ रहा था और मैं वहाँ के जो संकट थे, पानी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आम जीवन के जो किसानों की, आम आदमी की जो कठिनाइयाँ थीं, उन सब लेकर के मैं विचार बुनने लगा कि मुझे भी अपने कुछ दायित्व पूरे करने चाहिए। संकल्प बना कि विद्यालय बनाया जाए और मैंने उन गुरुजी से, जिन गुरुओं से मैंने दीक्षा ली इलाहाबाद में, स्वामी शांतानंद जी महाराज, उनको समर्पित करते हुए एक स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना करने का संकल्प लिया और उस विद्यालय का शुभारंभ कर दिया। अभी भी समाज में बेटा बेटी का भेद है। माँ बाप बेटे पे ज़्यादा खर्च करना अपना दायित्व समझते पर बेटी को उससे बाद में उसको महत्व देते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चियों पर है कि बच्चियाँ एक मर्यादा में जीवन जीती हैं। उन्हें उनके माँ बाप गांव से बहुत दूर पढ़ने को भेज नहीं सकते हैं, तो मेरी चिंता उन बच्चियों को पढ़ाने की है कि अगर बच्चियाँ पढ़ती हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है। यहीं से मेरा एक संकल्प बनता है कि जो मेरे परिधि में आने वाले 10 किलोमीटर तक के गांव हैं, उनके बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा संस्था का निर्माण करूं। भाई ऐसा कुछ करके जाओ कि क्या हो, हमारे जाने के बाद तो लोग अरे फलाना बहुत अच्छा था, क्यों कबीर को याद करते, क्यों गांधी को याद करते, क्यों नेहरू को याद करते, क्यों भगत सिंह जी को याद करते। आज 2021 में हमारे इस विद्यालय में 10वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। इस समय वर्तमान में 130 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कोरोना काल के पहले के वर्षों में यहाँ पे करीब 200 तक संख्या हुआ करती थी। हमारे पास इस समय करीब 12 अध्यापक यहाँ अध्यापनरत हैं। बहुत से अध्यापक तो इस विद्यालय से ही पढ़ कर के निकले हुए हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया, फिर यहाँ पढ़ाना शुरू किया। और एक प्रयोग हम कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से शिक्षा लेकर के अपने गांव की शिक्षा के कार्य के विस्तार में अपना योगदान दें। हम इस विद्यालय में ये परिकल्पना कर रहे हैं कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो जीवन की सारी समस्या को समाधान दे, और अगर हम शिक्षा के माध्यम से जीवन का समाधान नहीं दे सकते हैं तो ये हमारी शिक्षा बेकार हो जाती है। यहाँ के पढ़े हुए बालक बालिकाओं का जीवन इस तरह से गढ़ा जाए, इस तरह से विकसित किया जाए कि वो आगे चल करके अपने जीवन की समस्याएं हैं, अपने समाज की समस्याएं, अपने देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजने में अपने को सफल बनाए। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थाने गए वच माता
वर्ष 2006 का वर्ष था और उस समय बुंदेलखंड में बहुत अति सूखा पड़ा हुआ था। किसान कर्ज में डूब गया था, खेती में कुछ हो नहीं रहा था। उसके जो घर में रहने वाली गौ माता है वो बेसहारा हो चुकी थी। उसके खाने पानी पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। पक्षी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तब ये देख करके एक मनुष्य होने के नाते गहन संवेदना से गुजरना पड़ा। उस संवेदना ने इस तरह से झकझोर दिया कि अंदर से करुणा का भाव आया कि पढ़ लिखने के बाद, दर्शन के विद्यार्थी बनने के बाद भी हमने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना नहीं सीखा, अपने लोगों को उस ज्ञान के द्वारा कुछ दिया नहीं, तो मेरी पढ़ाई निरर्थक है। उसी में आज तय किया कि मैं तालाब बनाऊंगा। तालाब बनाने की परिकल्पना हुई कि जहाँ पानी वर्षा का आता हुआ हमेशा आना संभव है, बहता हुआ पानी जो रोका जा सकता है, उस जगह को चुना। यहाँ पे एक नाला कभी हुआ करता था। वो नाला यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के, वर्षा का पानी लेके आता था। मैंने उस नाले के एक जो इस खेत का अंतिम छोर है वहाँ पर इसको चेक डैम में बदल दिया और इसके कई जगहों पर पानी के कुंड बनाना शुरू किए। 20 मीटर चौड़ाई के और 30 मीटर लंबाई के कुछ कुंड बनाए गए। चमत्कार ये हुआ कि जुलाई के माह में पहली वर्षा जब हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पानी आना शुरू हुआ और ये तालाब भरना प्रारंभ हो गए। एक जीवन की शुरुआत हुई, जिसे कहा जल ही जीवन है, वो एक शुरुआत देखने को मिली। इससे एक और प्रेरणा मिली, इस पानी के द्वारा हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वृक्ष नहीं थे, सिर्फ बबूल हुआ करते थे। तो ये विचार आया कि आखिर पानी के बाद भोजन भी तो चाहिए। भोजन किसको? उन पक्षियों को जो कि फलों पर केंद्रित है, जिनका भोजन फल फूल ही है। तो विचार आया कि क्या करना चाहिए, तो फलों के वृक्ष लगाने की परिकल्पना की गई। इलाहाबाद से अमरूद के वृक्ष लाए गए और इलाहाबादी अमरूद यहाँ रोपित किया गया। आंवले के वृक्ष लगाए गए। कम पानी ज़रूरत है इसमें, अधिक गर्मी में भी यहाँ पे वृक्ष को सर्वाइव कराया जा सकता है और इससे अच्छा फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये एक मैंने प्रयास किया आंवले का बाग लगाने का, नीम लगाने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि बहुत सी चिड़ियों को बसेरा मिल गया और ये एक बहुत अनुकूल जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ। तो पानी एकत्रित किया गया, फलदार वृक्ष लगाए गए और इस दोनों प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि बहुत से पक्षियों ने अपने घरौंदे बनाना शुरू किए, घोंसले बनाना शुरू किए और एक सुंदर जीवन दर्शन यहाँ पे प्रारंभ हुआ। इस पानी से हमने खेती में सिंचाई की व्यवस्था शुरू की। जो सिंचाई हुई तो जिन खेतों से कोई उत्पादन नहीं आता था, उनसे एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। एक वर्ष में जो प्रोत्साहन मिला, उससे पुनः पानी के ऊपर और काम करने की भावना जागृत हुई। हमने काशी विश्वविद्यालय के अनेक आचार्यों के यहाँ आमंत्रित किया और एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उसका विषय रखा हमारा गांव और हमारे गांव के विकास में हमारी भूमिका। और इस संगोष्ठी में कई गांव के प्रधानों को, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया और एक संवाद स्थापित किया गया कि भाई इस बुंदेलखंड की जो मूल समस्या पानी का संकट है, उसका समाधान कैसे निकल सकता है। जिन किसानों ने पानी की आवश्यकता, पानी के प्रति अपनी भावना जागृत की, उनका चयन करके उनके खेतों में 20 मीटर गुणे 20 मीटर गुणे 4 मीटर गहरे ये तालाब बनाना प्रारंभ हुआ। इस गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में 200 तालाबों की संरचना हो गई, जिन्हें हमने खेत तालाब नाम दिया। और वो खेत तालाब जब बन के तैयार हुए और वर्षा जब आई, तब ये खेत तालाब लबालब भर गए। अब देखिए, जब पानी का संकट था और जब पानी तालाबों में भर गया, तो दोनों तरफ एक नए तरह का खेती करने का, नए तरह के चिंतन का जागरण हुआ और किसानों को समझ में आया कि पानी बनाया नहीं जा सकता है, पानी खरीदा नहीं जा सकता है, पानी को सिर्फ बचाया जा सकता है
और इस पानी को संग्रह करने के बाद हम अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी तरह से पशुपालन कर सकते हैं। और आज ये पूरा क्षेत्र पानी के संग्रह के कारण अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। जहां 160 फुट नीचे पानी का स्तर जा चुका था, हैंडपंप पानी देना बंद कर दिए थे, जमीन फटने लगी थी और लोगों को पलायन शुरू हो गया था, आज उस गांव में अच्छी खेती हो रही है। तो ये 2-3 तरह के काम इस गांव में करने का अवसर मिले मुझे, कि पानी पे काम करने का मिला, वृक्षारोपण का काम करने को मिला, शिक्षा पे काम करने को मिला। अब मैं गौ सेवा पे काम कर रहा हूँ कि मैंने श्री कृष्ण गौ सेवा मंदिर अपने मित्रों के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से एक श्री कृष्ण गौ सेवा मंदिर की स्थापना की है। और जहाँ की जो स्थानीय गाय की प्रजाति है, जिसे पेन काठा कहते हैं, कि कम दूध देती है, उसका करीब 40 गौवंश इस समय उस गौ सेवा मंदिर में सेवा प्राप्त कर रहा है। और उनको हम जो हो सकता है अच्छा से अच्छा भोजन देना, वो प्रयास कर रहे हैं भोजन सेवा देने की। और उनके जो गोबर और गौमूत्र जो हमें प्राप्त हो रहा है, उससे हम जैविक खाद बना करके जीवामृत घन जीवामृत बना करके और भू माता को दे रहे हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ भी प्रयास शुरू हुआ है। और जो दूध है उससे घी, मट्ठा और करीब में दूध बच्चों को और अपने जुड़े हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक कड़ी है, शुरू हुई है और इसका एक सुखद परिणाम आ रहा है। आशा है कि ये प्रयास भी हमारा एक समाधान के रूप में लोगों में भी जाएगा। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञान